Again, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सरकारी बजट के चैप्टर के बारे में और हम लोग इसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सरकारी बजट होता क्या है। देखो, सरकारी बजट का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान या फिर एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की जो भी अनुमानित आय है या जो भी सरकार का अनुमानित व्यय है उसका एक रिटर्न स्टेटमेंट यानी एक लिखित विवरण सरकारी बजट कहलाता है। ठीक है, यानी एक वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की जो भी आय अर्जित होने वाली है या सरकार जो भी पैसा व्यय करने वाली है उसके विवरण को हम क्या बोलते हैं, सरकारी बजट। ठीक है, ध्यान रखिएगा सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। अगर सरकार बजट बनाती है तो सरकार के बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य ये कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे सरकार अपने बजट के थ्रू क्या चाहती है, देश की जीडीपी में वृद्धि हो, यानी देश की जीडीपी बढ़े, देश की विकास दर बढ़े, देश की उत्पादकता बढ़े। ठीक है। नंबर 2 है आर्थिक स्थिरता। सरकार अपने बजट के थ्रू चाहती है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे, यानी ना तो बहुत तेज़ी हो, ना बहुत ज़्यादा मंदी हो, ना बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ें और ना ज़्यादा कीमतें में कमी आए। ठीक है। अगला है रोजगार का प्रबंध। सरकार अपने बजट के थ्रू एक कार्य और करती है, रोजगार का प्रबंध करना, यानी ऐसे लोग जो बेचारे बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार देना, ये सरकार के बजट का अगला उद्देश्य होता है। ठीक है। अगला है संसाधनों का पुनः वितरण। ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे संसाधनों का दुरुपयोग होता है या संसाधनों का मिसयूज़ होता है, जिसकी वजह से उतना उत्पादकता नहीं हो पाती है, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए। तो सरकार क्या चाहती है कि जो भी संसाधन है उनका पुनः वितरण करें संसाधनों का, ताकि सदुपयोग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्रियान्वयन हो सके। ठीक है। अगला है सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध। आपको पता है कि निजी उपक्रम और सार्वजनिक उपक्रम दो तरह के उपक्रम होते हैं। जो निजी उपक्रम होते हैं वो अपने निजी स्वार्थ, निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रम वो होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, यानी लोगों का कल्याण करना होता है। ठीक है। तो ऐसे सामाजिक उपक्रमों का प्रबंध करना यह सरकार का अगला उद्देश्य होता है बजट का। नेक्स्ट है संतुलित विकास। सरकार अपने बजट के माध्यम से यह चाहती है कि जो भी विकास हो वो संतुलित होना चाहिए, यानी कि सभी क्षेत्रों का एक समान विकास होना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। ठीक है। और हम देखते हैं कि महानगरों में तो विकास दिखाई देता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह का विकास नहीं दिखाई देता। तो सरकार क्या चाहती है, अपने बजट के माध्यम से विकास करना चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है बजट के घटक। देखो, अगर मैं बजट के घटक की बात करूं तो एक बजट में मुख्य रूप से दो बातें होती हैं, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। आपको पता है कि हमारा जो बजट होता है वो मुख्य इन दो बातों पर ही निर्भर करता है। बजट प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। अभी हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। बजट व्यय का मतलब होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बजट प्राप्तियाँ। देखो, बजट प्राप्तियाँ का मतलब ये होता है एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की जो भी विभिन्न स्रोतों से अनुमानित आय है, विभिन्न स्रोतों से जितना भी सरकार पैसा आय अर्जित करती है वह बजट प्राप्तियाँ कहलाता है। ठीक है। अगर बजट प्राप्तियों की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात करेंगे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों की। तो राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा, राजस्व प्राप्तियों के बारे में दो मुख्य विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। राजस्व प्राप्तियाँ वो होती हैं जिनसे सरकार की कोई देयताएँ उत्पन्न नहीं होती है, यानी सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। नंबर 2, सरकार की संपत्तियों में कोई कमी भी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टैक्स, हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो क्या सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है? नहीं। क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस टैक्स के बदले हमारे लिए कुछ काम करे ही करे? ऐसा नहीं है। ठीक है। तो सरकार की देयताएं उत्पन्न नहीं होती है। साथ के साथ सरकार की संपत्तियों में कमी नहीं आती है। जैसे सरकार के द्वारा किसी संपत्ति का अगर विनिवेश कर दिया जाता है या विक्रय कर दिया जाता है, जैसे मान लो रेलवे का कुछ प्रतिशत अंश सरकार बेच देती है किसी प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट इंडस्ट्री को या प्राइवेट जो भी पर्सनल बिजनेसमैन को, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो भुगतान प्राप्त किया होगा ना। अगर उन्होंने हिस्सेदारी बेची है तो बदले में पैसे लिए होंगे। ठीक है, यानी धन अर्जित किया होगा। तो एक तरफ से देखें तो जितने का हिस्सा जा रहा है उससे ज़्यादा की संपत्ति कैश के रूप में उसे प्राप्त हो रही है, तो सरकार की संपत्तियों में कमी नहीं आती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। देखो, पूंजीगत प्राप्तियाँ वो हैं जिसमें ठीक इसका अपोजिट, राजस्व प्राप्तियों का उल्टा, इनसे सरकार की देयताएं उत्पन्न होती हैं एवं सरकार की संपत्तियों में कमी भी आती है। फॉर एग्जांपल, सरकार अगर विदेशों से कर्ज लेती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर किसी विदेशी कंट्री से अगर बोरो करती है, लोन लेती है, तो सरकार को उसे चुकाना भी पड़ेगा। इससे सरकार की देयताएं उत्पन्न होती हैं।
और संपत्तियों में कमी भी आती है कैसे? सेम वही, अगर सरकार रेलवे का कुछ अंश बेच देती है तो अगर हम लंबे समय में देखें तो सरकार की संपत्तियों में वाकई कमी आती है। क्यों? क्योंकि पैसा उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं होता है जितनी तेज़ी से संपत्ति की वैल्यू ग्रो होती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, संपत्ति में कमी आती है। अगर मैं पूंजीगत प्राप्तियों के एग्जाम्पल की बात करूँ तो ऋण और विनिवेश, ध्यान रखिएगा, ये पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति में सरकार को कर प्राप्ति होती है और गैर कर प्राप्ति होती है। तो कर प्राप्ति में सबसे पहले हम बात करते हैं कर, यानी टैक्स क्या होता है। देखो, टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है, अनिवार्य भुगतान है, जिसे हर उस व्यक्ति को पे करना होता है जो एक सीमा से अधिक आय अर्जित करता है, ठीक है। तो वो कर हमारा क्या कहलाता है? कर कहलाता है, टैक्स कहलाता है। इसके अगर मैं टाइप की बात करूँ तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लोगों के द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है और इसका भार किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आयकर है, संपत्ति कर है, निगम कर है, उपहार कर है, ये सभी कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर वो है जो कि सेवाओं पर लगाया जाता है जिसका भार किसी अन्य पर टाला जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका बिक्री कर हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सभी कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। देखो, प्रगतिशील कर वह कर है जो आय के बढ़ने के साथ साथ जिसका टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है, और प्रतिगामी कर वह कर है जिसमें इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट यानी परसेंटेज कम होता जाता है। नेक्स्ट है आपका मूल्य वृद्धि कर और विशिष्ट कर। देखो, मूल्य वृद्धि कर वह कर है जो किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि लेकर के आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी पिज़्ज़ा या बर्गर किसी ब्रांडेड आउटलेट से लेते हैं, ब्रांडेड इन द सेंस कि जो वेल नोन ब्रांड है, चाहे वो डोमिनोज़ है, मैकडोनल्ड है, तो वहाँ पे जो भी आपका बिलिंग होगा वो जीएसटी और वैट के साथ होगा, यानी आपका जो पिज़्ज़ा या बर्गर है वो अपनी वैल्यू से महंगा पड़ेगा आपको। तो वो क्या कहलाता है? मूल्य वृद्धि कर, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई। जबकि विशिष्ट कर वो कर है जो किसी भी संपत्ति पे, विशेष प्रकार की संपत्तियों पर लगाया जाता है। जैसे अगर हम और उसकी प्योरिटी, उसके आकार, उसके वेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे गोल्ड है, अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड लेते हो जो सबसे ज़्यादा प्योर होता है तो उस पर टैक्स अधिक लगेगा। जबकि 22 कैरेट या 20 कैरेट का अगर गोल्ड लेते हैं तो क्योंकि वो कम प्योर है तो उस पर टैक्स भी कम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर कर प्राप्तियाँ। सरकार को बिना टैक्स के भी कुछ राजस्व प्राप्ति होती है, जैसे फीस एवं फाइन। हम लोग सरकार को फीस देते हैं, हमें जुर्माना देना पड़ता है अगर हम कोई भी जैसे रेड लाइट जंप करना या किसी भी तरह की गलत कार्य में अगर आप पढ़ते हैं तो सरकार को आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एस्टीट। देखो, एस्टीट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मान लो कि कोई उद्योगपति है, उनका कोई वारिस नहीं है और अचानक उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी जो भी संपत्ति होगी वो सरकार के पास चली जाएगी। ये सरकार के लिए आय का स्रोत है, ठीक है। तो ये एस्टीट कहलाता है। विशेष अंकन का मतलब ये होता है कि मान लो अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे ली है जो एक बंजर ज़मीन है, जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत रूरल एरिया है, अचानक सरकार वहाँ पे कुछ कार्य स्टार्ट करती है, सड़कें, बिजली, पानी, एयरपोर्ट्स, इस तरह की सुविधाएं डेवलप की जाती हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, वहाँ पे हाउस टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। सरकार को फिर आमदनी का स्रोत क्रिएट होगा और ये सरकार की इनकम का सोर्स बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय। सरकार की जो सरकारी कंपनियां होती हैं जो भी आय अर्जित करती हैं, लाइक रेलवे है, टेलीफोन डिपार्टमेंट है, तो ये सभी आय सरकार की इनकम का स्रोत है। इसके अलावा सरकार को दान या अनुदान भेंट मिलती है, वो सरकार की इनकम है। 2G, 3G, 4G, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से सरकार को आय प्राप्त होती है। इसके अलावा सरकार को खुद ब्याज अर्जित होता है, उनके द्वारा जो दिए गए ऋण है उन पे ब्याज की आमदनी होती है, वो सरकार की इनकम है। इसके अलावा एक हो गया आपका जब्तीकरण। अगर मान लो सरकार किसी मान लो ऐसे व्यक्ति जिसने कुछ सरकार से ऋण लिया है या कुछ भी गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होने की वजह से सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त कर लेती है, तो जब्तीकरण से भी सरकार की आय होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सरकार की कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका बजट व्यय। देखो, बजट व्यय की अगर मैं बात करूँ तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की जो भी अनुमानित व्यय है वह बजट व्यय कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या है? देखो, राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे सरकार की कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है और सरकार की देयताओं में यानी लाइबिलिटीज़ में कोई कमी नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, सरकार सैलरी देती है, पेंशन देती है और इंटरेस्ट का भुगतान करती है।
ध्यान रखिएगा, सरकार सैलरी दे रही है, आपका पेंशन दे रही है, ओल्ड एज पेंशन जिसे हम वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं, तो उससे सरकार की संपत्तियों में कमी, अगर मैं बात करूं कि सरकार अगर इन तरह का भुगतान करती है वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, तो इससे सरकार की कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, सरकार ने अगर कोई कर्ज लिया हुआ है और सरकार उस कर्ज पे सिर्फ जस्ट ब्याज का भुगतान कर रही है, तो सरकार की लायबिलिटी में कोई कमी नहीं आ रही है, सिर्फ ब्याज का भुगतान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय। देखो, पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिसका ठीक अपोजिट कर दो राजस्व व्यय का। ये वो व्यय है जिससे सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है एवं सरकार की दायित्वों में भी कमी आती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, अगर सरकार किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयर खरीद लेती है तो ध्यान रखिएगा सरकार की संपत्ति क्रिएट होगी, सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा। सरकार अगर किसी विदेशी कर्ज का भुगतान कर देती है तो ध्यान रखिएगा उससे सरकार की लायबिलिटी में भी कमी आती है, यानी उसकी देयताएँ कम होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग, सेम जो भी कर्ज लिया है उसका भुगतान कर दिया। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, सरकार कोई एसेट्स को एक्वायर करती है तो उससे सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे योजना व्यय और गैर योजना व्यय। देखो, योजना व्यय यानी प्लान एक्सपेंडिचर, सरकार योजना के अनुसार जो भी पैसा व्यय करती है वो सरकार की योजना व्यय कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में सरकार पंचवर्षीय योजनाएं लागू करती है और उसके अनुसार जो भी उसने अपने लक्ष्य तय किए हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली, पानी, सड़कें, इनका निर्माण करना हो, जॉब क्रिएट करना हो, इंडस्ट्री डेवलप करनी हो, ब्रिजेस बनाने हैं, डैम बनाने हैं, तो इन सब पे जो पैसा व्यय हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान है, तो ये योजना व्यय कहलाता है। गैर योजना व्यय वो व्यय है जिसकी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है लेकिन फिर भी उसको पे करना पड़ता है। जैसे कोविड का आपने देखा इम्पैक्ट पड़ा, अर्थक्वेक आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो ये सारी चीज़ें गैर योजना व्यय कहलाती हैं। नेक्स्ट है विकास व्यय। देखो, विकास व्यय वो व्यय है जिससे सरकार विकास कार्यों पर पैसा खर्च करती है, डेवलपमेंट के कामों पे जो पैसा खर्च होगा वो विकास व्यय कहलाता है। जैसे सड़कें बनाना है, बिजली की व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो ये जो व्यय हैं ये सारे विकास व्यय हैं क्योंकि इससे देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। गैर विकास व्यय जिससे, जैसे आपने देखा होगा कि देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है, उस करप्शन को ठीक करने के लिए पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, और अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आने की वजह से कुछ नुकसान होता है, तो उस स्थिति को संभालने के लिए जो पैसा होता है वो गैर विकास व्यय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट घाटा। देखो, बजट घाटा का मतलब ये है यदि सरकार की कुल अनुमानित व्यय यानी कि कुल बजट व्यय उनकी कुल बजट प्राप्तियों से अधिक हो तो वह बजट घाटा कहलाता है, यानी वो घाटे का बजट कहलाता है। ठीक है, राजस्व घाटे की अगर हम बात करें तो राजस्व घाटे से अभिप्राय यदि सरकार का राजस्व व्यय उनकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो वो राजस्व घाटा कहलाता है। जस्ट फॉर्मूला ही आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। देखो, राजकोषीय घाटे से अभिप्राय यदि सरकार का कुल बजट व्यय, ध्यान रखिएगा कुल बजट व्यय का मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय से है, यदि सरकार का कुल बजट व्यय उनकी उधार छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों से अधिक हो तो वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक घाटा। ध्यान रखिएगा प्राथमिक घाटे का अभिप्राय यदि राजकोषीय घाटे एवं ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा एवं ब्याज के भुगतान के बीच का डिफरेंस प्राथमिक घाटा कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजकोषीय घाटे का प्रभाव यानी इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। अगर मैं राजकोषीय घाटे के प्रभाव की बात करूं तो सबसे पहले यदि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 है ऋणों का जाल। ध्यान रखिएगा हमारी जो इकोनॉमी है वो ऋण के जाल में फंस जाएगी, यानी क्योंकि स्थिति को संभालने के लिए सरकार को क्या करना होगा, विदेशों से कर्ज लेना होगा और कर्ज पे कर्ज लेने की वजह से ऋणों के जाल में फंस जाती है। नंबर 2 मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि, यानी देश में महंगाई की दर बढ़ जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था एक तरह से चरमरा जाएगी। नेक्स्ट है विदेशी निर्भरता। हम सभी तरह की चीज़ों को लेकर के हम विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे, चाहे वो ऋण को लेकर के हो, खाने पीने की चीज़ें हों या फिर तकनीक हो, हर तरह की चीज़ों के लिए हम विदेशों पर क्या हो जाएंगे, अधिक से अधिक निर्भर हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था का पतन, इस कारण से क्या होगा, जरा सोचो, ऋण का जाल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, विदेशी निर्भरता बढ़ रही है तो विदेशी हस्तक्षेप भी बढ़ेगा, इससे सरकार की इकोनॉमी जो देश की है हमारी अर्थव्यवस्था का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार की छवि का पर बुरा प्रभाव। अगर आप सोचिए जो हालात श्रीलंका में थे या जो हालात पाकिस्तान या बांग्लादेश में चीज़ें हुई हैं तो आप क्या सोचते हैं, उससे सरकार की छवि बढ़ी है? नहीं, सरकार की छवि में क्या होता है,
कमी आती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यदि किसी भी देश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो सीधे सीधे सरकार को ब्लेम किया जाएगा और सरकार की इमेज यानी जो छवि है वो ख़राब होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें। अगर चैनल पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं जो हम लोग लेके आ रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसका बेनिफिट ले सकें। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।